बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। सियासी गहमा गहमी, हुकूमत बनाने के लिए नंबर गेम्स और दावे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने की ख्वाहिश, लेकिन अब तक नंबर क्यों ना शो किए। पीटीआई का 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई के ओहदे के लिए अली जफर हमारे उम्मीदवार होंगे, बैरिस्टर गौहर। एमक्यूएम ने वफाक में 4 वजारतें और सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, दोबारा अदालत जाएंगे, उमर अयूब का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त क्यों ना मिली। बानी चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ आईएमएफ को खत लिखने का बड़ा फैसला। पंजाब असेंबली का इजलास कल तलब, 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। 3 सूबों में असेंबली इजलास ताखीर का शिकार क्यों। जेयूआई का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। बुशरा बीबी का इलाज, तहरीक इंसाफ के वकला के तहफ़्फ़ुज़ात। प्रोग्राम में हमारे साथ शेख वकास अकरम बड़ी नामी गिरामी सियासी शख्सियत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हैदर पंजोता वकील हैं, बड़े फ्रंट मैन, पूरा कई अरसे से हमने देखा है कि बड़ा फ्रंट के ऊपर बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। बुशरा बीबी के भी लॉयर हैं, आज बुशरा बीबी से भी मिलकर आए, इस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शेख वकास अकरम साहब की तरफ जाएंगे। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया शो के लिए। सर, कितनी मुश्किलात हैं आप लोगों के लिए। इलेक्शन तो आप जीत चुके हैं, अगला मरहला कितना मुश्किल नज़र आ रहा है आपको। देखिए, मुझे तो मौजूदा सूरत हाल में आपको बता सकता हूँ कि पिछले 9-10 महीनों से मैं अपने हलके में, अपने जिले में, अपने सूबे में नहीं जा सका हूँ और अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से मुलाकात नहीं कर सका हूँ, अपने दोस्तों से, रुफ़का से नहीं कर सका हूँ। अपने हलके में मैंने इलेक्शन लड़ा मगर मैं हलके में जा नहीं सका, लोगों को मिल नहीं सका, उनसे वोट नहीं मांग सका, इंतखाबी सरगर्मियां नहीं कर सका। जब जिले में ही नहीं जा सका, सूबे में ही नहीं जा सका, तो मैंने, आपको अंदाजा है, मगर लोगों की मोहब्बत के, लोगों ने पाकिस्तान की एक तारीखी लीड के साथ जो है, मेरी गैर मौजूदगी में भी मुझे और मेरे वालिद की गैर मौजूदगी में भी उनको एमएनए और एमपीए बना दिया। अब इस वक्त की सूरत हाल ये है कि कुछ एफआईआर तो हम पे पहले मौजूद थी, बहुत से महकमों के अंदर इन लोगों ने केसेस वेसेस बनाए, कहीं पे केसेस बन गए, कहीं पे दरखास्तें मौजूद हैं ब्लैकमेल करने के लिए। अब पिछले 2-4 दिनों से एक नया जो है थ्रिल का दोबारा नजर आ रहा है कि एक एफआईआर मेरे पे कल भी दे दी गई है, और वो बड़ी एक अजीब मज़ाहिया किस्म की एफआईआर है। मैं आपको बताता चलूं, उसमें उन्होंने बताया जी कि वकास अकरम ने आके एक शख्स को रोका मुसल्ला लोगों के साथ और उसको इसलिए मारा पीटा क्योंकि उसने उसको इलेक्शन में वोट नहीं दिए थे। तो मैं बड़ा महसूस हुआ, मैंने कहा कैसे नालायक और गधे हैं ये, कि जो शख्स 1.25 लाख से ऊपर की लीड से इलेक्शन जीतता है और हल्के में पूरे 9-10 महीने से मौजूद नहीं है, सूबे में मौजूद नहीं है, वो अपना इलेक्शन का वोट मांगने नहीं आया, मगर 1.25 लाख की लीड के बाद एक आदमी को थ्रेट करने आ गया कि भाई तू मेरे वोट क्यों नहीं देते। तो यही सूरत हाल है। कोर्ट्स के आगे जो है अब एक नया तमाशा इन्होंने, ये निगरान गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है कि जिन कोर्ट्स के चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे वो पेशावर है, चाहे वो लाहौर है, तो जिले पुलिस और उधर की पुलिस के साथ जो लियोजन है उसके तवज्जुह से ये लोग सफेद कपड़ों में बंदे इन्होंने खड़े किए हुए हैं ताकि अगर कोई जाए तो उसको पकड़ लिया जाए। और करते क्या है कि अगर आपके ऊपर एफआईआर्स है तो वो एफआईआर्स के आप अंदर से अगर कोई बेल लेके बाहर भी निकलेंगे तो ये फौरी पीछे फोन करके एक नई एफआईआर दिलवाते हैं और वहीं वो फैक्स करवा लेते हैं। तो ये तो है इस वक्त की सूरत हाल। लोगों के को हालांकि नंबर भी इन्होंने जैसे तैसे अपने किए हैं, इसके बावजूद ही हमारे लोगों को अभी तक तंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। जो लोग अभी तक नहीं टूटे, जो अभी तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बने, या जो अभी तक किसी लालच या धौंस में नहीं आए, उनको अभी ये क्यों तंग कर रहे हैं, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। भाई आप लोगों ने खैजतान के अपना नंबर पूरा कर लिया है, हुकूमतें जैसी भी 2 नंबर हुकूमतें आपने बना लेनी है, वो 2 नंबर हुकूमतें होगी, वो अवामी हुकूमतें तो नहीं होगी, वो तो अवाम के मैंडेट को चोरी से जो बनाई गई हुकूमतें होंगी। तो उसके बाद अब ये पता नहीं एक्सरसाइज का इनको क्या फायदा है, सिवाय बदनामी और जिल्लत के अलावा इस एक्सरसाइज से इनके हिस्से में कुछ नहीं आना। तो मसाइल होंगे, ये तो है आज तक के मसाइल, आगे भी ये लोगों को तंग करेंगे।
मुझे अंदाजा है, मगर मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों की कमिटमेंट इमरान खान के साथ है, जो सारी मुसीबतें और मुसीबतों के समंदर जो है अबूर करके यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब आप कर लें उनके साथ और जो कुछ करना है, उन्होंने खान को छोड़ना कोई नहीं है। तो बेहतर यही है कि वकास भाई, आपकी एक तस्वीर कल बड़ी वायरल हुई मरियम नवाज साहिबा के साथ, ये कहाँ से अचानक वायरल होगी? बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि शायद शेख वकास साहब भी जो हैं वो छोड़कर चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे हल्के ये कहते थे कि कभी हो ही नहीं सकता कि शेख वकास अकरम जो है वो अपनी वफादारी तब्दील करें। मेरे भाई, बात ये है, पहली तो बात ये है कि अगर ये तस्वीर 2 दिन से वायरल हुई है और कल मेरे पे पर्चा हो गया है, अगर जेड़े बंदे मरियम नवाज में मिलते ने सुने उन्होंने पर्चे नहीं होते आजकल। सही, पहली गल तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मैं देखिए, मुखालफों का भी एहतराम होता है। एहतरामन कहूंगा कि मैं मरियम नवाज साहिबा को सारी जिंदगी में उनके साथ मेरी कोई तस्वीर नहीं है, ना पुराने दिनों में ना नए दिनों में, क्योंकि मैंने ट्विटर पे देखा कई लोगों ने कहा जी ये पुरानी तस्वीर है, तो मैं उनकी वही वजाहत कर दूं कि मेरी आज तक मरियम नवाज साहिबा के साथ कोई तस्वीर है ही नहीं, ना कोई नई और ना कोई पुरानी। और मैंने बहुत से इसी तरह के कैरेक्टर्स से इख्तलाफात की वजह से वो पार्टी उनके इक्तदार के दिनों में छोड़ दी थी। हम इमरान खान के साथ कमिटेड है। ये किसी आदमी ने, एक MP है चनियोट से, उनका नाम है तैमूर लाली, उन्होंने डिफेक्शन की और वो मिले जाके, तो उनकी तस्वीर को इन्होंने फोटोशॉप करके मेरा चेहरा लगाया, और ये चेहरा जो है मेरा, जो आप देख रहे हैं, वो भी मेरी पुराना तस्वीर में से निकाला गया है, क्योंकि इस वक्त तो मैं बिल्कुल आई डोंट लुक एनीथिंग लाइक दिस पिक्चर, नंबर 1। और वो इतनी कोई बेहुदा किस्म की जो है वो एडिटिंग की गई है कि उसमें साफ पता लगता है कि ये मैं नहीं हूं। मगर बहरहाल फिर जो मुखालिफ और प्रोपेगेंडा करने वाले होते हैं उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तो मेरे भाई, क्या उसे कहते हैं, मर तो सकते हैं मगर अब इमरान खान को नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम तो इसमें भी इंसल्ट समझते हैं कि कोई हमसे ये भी पूछे कि जी आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये हमारी इंसल्ट है। ये जो तस्वीर थी एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा थी, मगर ऐसे फेक तस्वीरों का उम्र ज्यादा देर नहीं होती। हम लानत भेजते हैं तस्वीर बनाने वालों पे और तस्वीर पे यकीन करने वालों पे। मेरे साथ नईम हैदर पंजोता साहब हैं। नईम साहब, ये मुश्किलात जो हैं वकास साहब ने भी बताया, और भी इस वक्त नज़र आ रहा है कि लोग अदालतों में जा रहे हैं राहदारी जमानतों के लिए, ये कैसे मामलात हल होंगे? कोई समझ रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई रिलैक्सेशन होगी, अदालतों से रिलीफ मिलेगा, पार्लियामेंट में ये लोग जाकर बैठेंगे, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ अपोजिशन में एक बड़ा रोल प्ले करने जा रही है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया जनाब शबीर साहब। गुजारिश ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, इमरान खान आज अगर जेल में पड़ा है तो इसी वजह से पड़ा है कि मुल्क के अंदर कानून नहीं है। जब तक मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती नहीं होगी, कानून, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो तब तक आपका मुल्क के अंदर यही होगा। आज आपने देखा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बयान दिया वो बड़ा वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से रिगिंग की जा रही है और अभी भी बैलेट जो है वो जारी किए जा रहे हैं, जेली मोहरें लगाई जा रही हैं। अगर मैं आपको बात करूं अपने हलके की, तो वहाँ पर भी ऐसे ही किया गया। हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया, प्री पोल रिगिंग की गई कि एक जगह से वोटर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करके 20 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया कि लोग वोट कास्ट ना कर सकें, कि उनको पता चला ना कि यहाँ पर PTI के वोटर ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ उन्होंने पूरा दिन जो है किसी जगह के ऊपर बॉक्स तोड़े गए, किसी जगह के ऊपर बैलेट पेपर जो पहले से जारी किए हुए थे वो वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन इलेक्शन ट्राइब्यूनल में गए, हमने वहाँ पर दरख्वास्त दी, आरओ के पास कोई सदेबाब नहीं, उन्होंने दरख्वास्तें हमारी डिसमिस कर दी। अभी आपके प्रोग्राम के दरमियान ही मैं 117 वाला रिजल्ट जो एप्लीकेशन दी थी, अलीजाज भुट्टो साहब लाहौर से उन्होंने इलेक्शन जो है वो लड़ा है, तो उसके अंदर मैं देख रहा था कि 117 में जो वाज़ह तौर पर अलीम खान से वो जीत चुके हैं, 16,000 से भी ज़्यादा उसकी लीड है। और जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक जीतो ही उम्मीदवार को हरा दिया गया। 45 को तो मान ही नहीं रहे ना जी, देखें फॉर्म 45 की तो अहमियत ही कोई नहीं है। नहीं, देखें आपने जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो फिर कैसे आपने उस इलेक्शन के रिजल्ट को माना है? फॉर्म 45 ही है जिसके ज़रिए आप कह सकते हैं कि रिजल्ट ये आया है। फॉर्म 45 के अलावा कोई और फॉर्म है? मुझे बताएं ना। फॉर्म 45 का मतलब ये है कि जब भी इलेक्शन किसी हल्के में कंडक्ट होता है तो उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो फॉर्म 45 के ऊपर होता है। फॉर्म 45 जो है वो कानून के मुताबिक फॉर्म 45 ही जो तस्वर किया जाता है कि ये रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो फॉर्म 45 नहीं है कि वो क्लेम कर रहा है कि मेरे फॉर्म 45 के मुताबिक मैं जीता हूँ।
बाकी यानी कि नून लीग के अलावा जितनी जमातें हैं उनके पास वही फॉर्म 45 हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के पास है। उसके मुताबिक वाज़े तौर पर जितने आगे एडमिट ना करें तो उनकी मर्जी है। सर, अब मामला जो इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला दिया है उनका, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको समझ आ जाए। 45 के मुताबिक वो जीत गए, हाई कोर्ट में गए, उन्होंने कहा जी कि आप इलेक्शन कमीशन जाएं। इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला दे दिया है और यही अब सबका फैसला होगा। वो कह रहे हैं जी कि ये मामला जो है ना फॉर्म 45 के मुताबिक तो ये जो पेश कर रहे हैं, यहाँ पर सारे गवाह आएंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आएगा, वहाँ पर अमला है वो आएगा, वो बयान देगा, एविडेंस रिकॉर्ड होगी, तो लिहाजा ये जो एविडेंस है ये ट्राइब्यूनल में जाकर होगी, तो वहाँ पर फिर डिसाइड होगा, फिर देखा जाएगा। लटकाने के लिए दूसरी तरफ आपने देखा कि कॉल कर दी गई है कि MNA सारे आकर अपना हल्फ उठाएं। क्या जल्दी है, क्यों जल्दी है? सर वो तो सदर के लिए भी बड़ी जल्दी है, वो कह रहे हैं कि जल्दी से सदर बन जाए। मैंने इलेक्शन कमीशन में पहली मरतबा ऐसा माहौल देखा, मैं उस वक्त से इलेक्शन कवर कर रहा हूं, फखरुद्दीन जी इब्राहिम जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। आज मैंने देखा कि जिस तरह बाहर कुर्सियां लगी हुई हैं, अवाम ही अवाम है वहां पर शिकायतें लेकर। आप तो वकील हैं, आप लोगों को तो कंपेन की इजाज़त भी मिल गई, मैंने देखा कि आप लोग कंपेन भी कर रहे थे। जो और लोग हैं जिस तरह वकास अकरम साहब कह रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको कंपेन की इजाज़त नहीं मिली, अभी तक ये मंजर आम पर नहीं आ सकते। जब ये मंजर आम पर आते हैं तो सफ़ेद बाल होते हैं, लंबे लंबे इनके बाल होते हैं, तो इनके लिए क्या बेहतरी है? क्या अदालतों से अब तो ये MNA बन चुके हैं? देखें, बात यह है कि इनकी बात की जाए, बिल्कुल जो फॉर एग्जांपल किसी मुकदमे में इन्वॉल्व है उसके घर भी रेड छापे, उसे हटाया गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें, उस पार्टी को ज्वाइन कर दें। जिन्होंने फॉर एग्जांपल कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई कराची बैठा हुआ, उसे भी इन्वॉल्व कर दिया गया है। और अगर कोई वकील जो है वो वकालत कर रहा है इमरान खान की, या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो किसी लीडर्स की जो है वो बेल करवा रहा है, उसको भी डाल दिया गया। अब जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अंदर सिर्फ लॉयर्स की हद तक कहीं जगहों के ऊपर थोड़ी सी वो थी जो प्रोमिनेंट लॉयर थे, अदरवाइज जो लॉयर प्रोमिनेंट नहीं थे वहाँ पर उनको ट्रबल्स रहीं। और मैं अगर अपने हल्के की बात करूँ, वहाँ पर भी लोगों को उठाया गया। वजीरी एक गाँव है, वहाँ से हमारे 2 जो वर्कर्स हैं उनको रात को उठा लिया गया, ले जाते हैं नामालूम जगह के ऊपर, फिर जाकर बेलें करवाई। मेरी जो वो गाड़ी में गाना लगा हुआ था, उन्होंने उस ड्राइवर को उठा लिया जी कि उस गाड़ी के ऊपर भी पर्चा दे दिया कि आपने गाना क्यों इमरान खान का लगाया हुआ। यानी कि बैनर जो लगाए गए उनको भी उतार लिया गया। तकरीरों पे पाबंदी है, जलसे पे पाबंदी है, रैली। दूसरी तरफ PMLN को जो पहले ही एक्सप्रेशन दिया गया था कि नून लीग की हुकूमत आ रही है, अब आवाम ने तो कर दिया रिजेक्ट उन्हें, लेकिन अब वो धांधली के जरिए मुसल्लत होना चाहते हैं। अब जो MNAs हमारे नेशनल असम्बली में जा रहे हैं, अपोजिशन में बैठेंगे, वो बिल्कुल वहाँ पर पूरी बेहतरीन तरीके से और धड़ल्ले के साथ अपोजिशन अपनी काटेंगे। लेकिन बात यह है कि जो मैंडेट अवाम ने दिया है कप्तान इमरान खान को, उस मैंडेट के ऊपर डाका डाला जा रहा है। उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, ये हार चुके हैं। इन्हें अपनी शिकस्त तस्लीम, अगर इनमें ज़रा सी भी गैरत है, शर्म है, हया है, अगर ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून और आइन हो और हम वोट को इज्जत देते हैं, तो फिर इन्हें सबसे पहले मरियम भी जीती हुई कोई नहीं है, शहबाज शरीफ भी हारा हुआ है, नवाज शरीफ भी, ये सारे हारे हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि लोगों के वोट के ऊपर डाकन, क्योंकि आपने जंगीर तरीन के खिलाफ भी देखा, बंदा वो कौन था, दर्जी था। उस दर्जी परवेज खटक के खिलाफ जो 2 लड़के नौजवान जीते, उस दर्जी ने इतनी मार दी है उसको कि उसने कहा कि मैं सियासत से दस्तरबदार होता हूँ। तो ये सूरत हाल है। वकास साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बना है, इससे पहले 16 माह की जो हुकूमत थी वो आपस के अंदर बहुत अदम एतमाद था, इलेक्शन के अंदर बड़े सख्त बयानात थे। एक कहता था कि मैं तीर से शेर को मारूंगा, माजी के अंदर भी ये बड़े एक दूसरे के हरीफ रहे हैं। अब ये किस तरीके से हुकूमत चला सकेंगे जब अवाम का इतना बड़ा मैंडेट एक और पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया है? देखिए, बात यह है कि मैं पहले, एक पंजाबी की कहावत है मगर वो मैं कह नहीं सकूंगा, उसमें लफ्ज बड़ा गंदा है और मैं नहीं समझता आपका टीवी या मैं बहैसियत MNA बारिश आदमी हूं मैं ये बात कर सकूं, मगर मैं उसमें चेंजिंग कर लेता हूं। पंजाबी ये कहेंगे, असल लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करांगा, बेशर्मा दे घर बेशरम आए ते बेशर्मा जाके बूहे लाए। ठीक है जी, जो पंजाबी समझते हैं उनको पता है असल लफ्ज क्या है। जी ठीक है। अच्छा, अब बात ये है भाई, ये दोनों घर इको जाए जे, ये दोनों ही बेहया है, ये दोनों ही बेशरम है। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि एक तो तुम लोगों ने मैंडेट चोरी किया, ऊपर से तुम पार साहब बनने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर से तुम तड़ियां लगा रहे हो, ऊपर से अभी भी देखे ना, अब तो ये पहले निगरान हुकूमत ये करवा रही थी, अब चंद दिनों से जब से इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट नॉमिनेट किए, अब तो वो डायरेक्ट इंतजामिया उनकी सुन रही है, ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये एक बेशर्मी का मुजाहरा है, सारी दुनिया देख रही है, दुनिया मजाक उड़ा रही है।
ये अपने घर जमहूरियत जमहूरियत खेलते रहे कि दुनिया पागल है, अंधे हैं। आज आपको नहीं अंदाजा हो रहा, आपको 2-4 महीनों में अंदाजा हो जाएगा। आपने कौम को भिखारी बनाया। जो दोबारा पिनण जाओगे ना, कासा लेके जाओगे चंद महीने ताई, चंद दिन ताई, अगले तुहानू दसणगे कि जिहड़ी जमहूरियत तुसीं खेडी है पाकिस्तान है, चौदा तुहाडे नाल की होएगा बाहर। तो आपने मुझसे सवाल किया कि ये कैसे चलेगा, तो मेरे अजीज मेरे भाई, कब तक चलेगा सर ये मैं दसा, एक तो ये चलने चुलने वाला काम नहीं है, ठीक है। इन्हें एस्टैब्लिशमेंट हिम्मत करा करू के चंद महीने इनके निकलवा देगी, कोई पैसे भी ना मांग पे इनके दे छड़न के बाहरों, रोड धोड़गे भी सही, ये सब कुछ करेंगे। मगर जो शख्स अंदर बैठा है ना, जिसको कहती 804 कहते हैं और इमरान खान जिसका नाम है, अपने जेहन में रखिएगा, वो अंदर बैठा है। और जब तक वो अंदर बैठा है और उसका मैंडेट आपने चोरी किया है, वो अवाम ते अल्लाह से अवाम ते दूर दी गल, अल्लाह भी तुहानू माफ नहीं करेगा, ठीक है जी। अवाम ते तुसी डाका मारिया जी। ऑपरेशनली डे टू डे बेसिस पे ये काम नहीं चला सकेंगे। इनको बड़ी सख्त ऑपोजिशन का सामना होगा पंजाब में, असेंबली के अंदर बड़ी सख्त ऑपोजिशन का सामना होगा मरकज के अंदर। उसके बाद ये चीजें बढ़ाएंगे, उसकी कीमत बढ़ाएंगे, बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, ये फ्यूल की कीमत बढ़ाएंगे। जैसे ये बढ़ाएंगे, आगे रमजान भी आ रहे हैं, जब आपकी सर जैसे आपकी अपनी हुकूमत हो तो आप फिर खुद बर्दाश्त करते हैं कि यार हुण तो असी 2 महीने पहले वोट देते सन, चलो इन्होंने मौका दो। मगर जब आपको पता हो कि आपका वोट चोरी करके चोरों को बिठाया गया ऊपर, तो फिर वो क्या करेंगे, वो उनका गुस्सा जो है वो डबल ट्रिपल होगा। वो अचानक सड़कों के ऊपर आएंगे, और जब सड़कों पे आएंगे तो दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा हैं, जिनके बारे में मशहूर है कि बड़ी एग्रेसिव है, और वो उसको जिस तरह पहले ही कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड, मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, वेंडलिज्म को माफ नहीं किया जाएगा। ये फिर लोगों की मार कुट करेंगे, लोग इन्हां दे गल पैणगे, लोग पुलिस दे गल पैणगे, लोग इंतजामिया दे नाल लड़नगे, अवाम नाल लड़नगे। देखें ये अवाम से जिद लगा के बैठ गए। वकास अकरम को आप गिरफ्तार कर लें, आप नईम पंजोता को गिरफ्तार कर लो, तुसीं इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया ना। तो क्या इमरान खान को गिरफ्तार करके इमरान खान की सोच को गिरफ्तार कर लिया सी? क्या इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद इलेक्शन आप जीत गए थे? हाँ, आपको तो दिल से पता है ना कि आपके साथ हुआ क्या है, अवाम ने आपके साथ की क्या है। तो जब आप अवाम के साथ जिद लगाते हैं तो अवाम आपके साथ यही करती है जो इलेक्शन में आपके साथ हुआ है। अब आप जब दोबारा ऑन ग्राउंड अवाम के साथ सख्ती करेंगे तो फिर अवाम अगू अगर थोड़े नाल पंजाबी कहते नंगी धड़ंगी हो गई अवाम और बिल्कुल खुली होकर थोड़े गल पै गई, तो इस मुल्क में तमाशा बन जाएगा। और मैं ये समझता हूं कि ये काम ज्यादा से ज्यादा 8-10 महीने मेरे देखने में, कुछ लोग ज्यादा कहते हैं कुछ कम कहते हैं, लेट्स से 8-10 महीने, साल से ऊपर ये काम चलने वाला कोई नहीं है। जो पैसे इन्होंने वापस देने हैं, फिर उन्हें पैसे मांगने हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर जो 16 महीने में ये करतूत कर गए, अब अपने करतूतों का जो नेट रिजल्ट है वो भी इन्होंने अब खुद ही उठाना है ना। जो चचा जान कर गए हैं तो वो चचा जान ने अब आके उठाना नहीं है जनाब, वो चुकना जे। वो 16 महीने का नेट रिजल्ट कुछ असी तुसी हुण वेख्या जे, कुछ अगले महीने आएगा। सो ये मामला अल्टीमेटली जो असल वारिस हैं, जिनको असल वोट दिया गया है, जिन पे अवाम बिलीव करती है, अवाम उनकी तो उम्मीद और उनका तो वो जो कहते हैं ना कि अगर वादा किया जाए कि यार हम इस पे काम कर रहे हैं, वो बर्दाश्त करने को तैयार हैं। मगर चोर अगर बैठे हो, मैंडेट के चोर अगर बैठे हो सीटों पे और वो कहें जी तुसी आराम करो तो इसी मुल्क को ठीक कर रहे हैं, तो किसी ने गल मननी और ना किसी ने बर्दाश्त करना है। तो मैं ये समझता हूं कि ये 8-10 महीने, साल से ऊपर का ये तमाशा नहीं चलेगा, और इसमें भी बहुत लोगों के लिए सख्तियां होगी। सख्ती से मुराद है अवाम के लिए। महंगाई का एक तूफान, जो अब तो तूफान तो गुजर गए, अब तो पता नहीं उससे भी कोई आगे की चीज है जो अवाम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इट विल बी, पाकिस्तान विल बिकम अनगवर्नेबल फॉर दीज थीव्स ऑफ मैंडेट। ये जो मैंडेट के चोर हैं ये गवर्न नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान को, अवाम इनके काबू में नहीं रहेगी। हर जगह अवाम को, और ये जो बार बार पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि खुदा का नाम लें, अवाम और पुलिस को आमने सामने न करें। वो दिन ना आए कि पंजाब की अवाम पुलिस को सीधी हो जाए। अगर पुलिस को पंजाबी अवाम सीधी हो गई तो पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है। ये जो इसमें जो क्राइसिस होंगे वो आप उसके जिम्मेदार होंगे। आप किसी को जायज चीज पे पकड़े, लोग बुरा नहीं मनाते। अगर आप मुसलसल लोगों को मुसलसल आप लोगों को नाजायज और झूठे पर्चे दे दे के पकड़ते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि वो आपको सीधा हो जाएगा। लोगों ने तो जिस वक्त ज्यादतियां बढ़ गई थी ना जी, लोग तो पहले अंग्रेज दे आण ते बड़े खुश होए सन, मगर जिसले ये वाला काम शुरू हो गया सी ना अंग्रेज दी हुकूमत ते बंदे अंग्रेजां नूं भी सिद्धे हो गए सन। फिर देखो की होया सी, आखिर आजादी मिल गई। ऐसा ना हो कि ये पुलिस को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इदारों को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, मत करें ऐसे। ये फ्रिक्शन अवाम और इदारों
दरमियान फ्रिक्शन जितनी फैला दी है ये काफी है। बस इससे बाद की फ्रिक्शन इस मुल्क की यूनिटी के लिए ठीक नहीं होगी। इस मुल्क की आवाम को दुश्मन ना बनाए, नफरत तो उनको है आपसे। अल्लाह ना करे सर ऐसे हालात पैदा हो वकास साहब, अल्लाह ना करे ऐसे हालात पैदा हो। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के लिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं, ये क्या माजरा है अचानक? बेचारे ना, तो देखो पहले सारी कौम नू इन्होंने 16 महीने उल्लू बनाई रखा, सारी कौम नू उल्लू बनाई रखा। नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ सुबह आ रहा है, नवाज शरीफ परसों आ रहा है, तो मियाँ नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क में ऐसे हो जाएगा, मियाँ नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क में ऐसे हो जाएगा। तो मियाँ नवाज शरीफ ले आंदा है जनाब। मियाँ साहब आ गए। मियाँ साहब को इलेक्शन में जिस तरह ये इस्तेमाल करना चाहते थे मियाँ साहब, मैंने देखा है कि उस तरह इस्तेमाल नहीं भी हो सके, मगर जितना कुछ इस्तेमाल हुए और जितना कुछ उनकी वजह से इन्होंने मोमेंटम पकड़ा वो आपने देख लिया क्या लिटरेशन हुई है इनकी इलेक्शन के अंदर। मगर उसके बाद इन्होंने किस तरीके से अपनी पार्टी के कायद को डिच और डंप किया है, ये भी एक, वो कहते हैं ना, अखा मत्थे ते रखने की एक मिसाल है। यानी कि जिस आदमी के लिए इन्होंने पूरी कौम को इतने साल इन्होंने कहा जी हम जद्दोजहद कर रहे हैं क्योंकि नवाज शरीफ को वापस लेके आना है, बस एक दफा नवाज शरीफ आ जाएगा तो मुल्क भी ठीक हो जाएगा और पार्टी भी ठीक हो जाएगी। भाई नवाज शरीफ साहब आ भी गए, इलेक्शन दे विच शामिल भी हो गए, और तुसी सौदा कर लिया नवाज शरीफ दा। कैसे सौदा कर लिया भाई? आपने इंश्योर किया कि नवाज शरीफ का कोई बंदा जीत ही ना सके। वैसे तो आपके भी किसी बंदे ने नहीं था जीतना, वो इमरान खान के चाहने वालों ने तो आप सबके तख्ते लिख दिए थे, मगर आपने उसमें भी इंश्योर किया कि अगर बेईमानी से बचाओ तो मियाँ शहबाज शरीफ के दोस्तों को बचाओ, मियाँ नवाज शरीफ के दोस्तों को ना बचाओ। तो जी बेईमानी भी की गई, वो भी शहबाज शरीफ के बंदे बचा लिया गया कईयां नू, और नवाज शरीफ के चाहने वाले बहुत से खड़क गए। अब वो देखे रात को टीवी के ऊपर सैड फेस बना के बैठे होते हैं मियाँ जावेद लतीफ जैसे दोस्त, आज ये इंज हो गया। मियाँ जी जावेद लतीफ कल रात कह रहा सी कि ये हुकूमत नहीं चल सकती, ये मतलब ये नवाज शरीफ का और नून लीग का साथी, वो कल टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हुकूमत, और तुसी आप कह रहे हो हुकूमत नहीं चल सकती, तो वकास अकरम दी राय लैंड का तो फायदा ही कोई नहीं। सैया ने आप कह छड़िया जी। बिल्कुल ठीक है तो जनाब वो उसको डंप कर दिया नवाज शरीफ के साथ इन्होंने जुल्म किया है। मतलब है कि और नून लीग वालियां नू आवाज चुकनी चाहिए कि नवाज पहले वोट को इज्जत दो, नहीं नवाज शरीफ को इज्जत लेके दो, अल्लाह दे बंदे हो। इसी गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड जी। वेलकम बैक। डॉक्टर नासिर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब बड़ा एक अहम सवाल है, जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आए थे वज़ीर आज़म बनने के लिए, लेकिन उनकी जगह अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। इसके ऊपर ज़रा कमेंट करें थोड़ा सा, ये क्या माजरा है? उनको शायद हमारा सवाल पसंद नहीं आया तो इसलिए उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी है। वकास साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मरियम नवाज साहिबा को बतौर वज़ीर आला पंजाब आप कैसा देखते हैं? देखिए जी, जब आपके एमपी ज्यादा ना बने हो और आपने दूसरी पार्टी के साथ जोर जबरदस्ती करके और फॉर्म 45 को जो है वो इग्नोर करके अपनी मर्जी के फॉर्म 47 बनवा के और बाद में बैलेट पेपर छाप छूप के आपने चीफ मिनिस्ट्री जो अपनी क्लेम की हो, तो एक तो आपकी वो जो है ना लेजिटिमेट वो लोगों की नजर में यू आर नॉट लेजिटिमेट बिकॉज पीपल थिंक देयर मैंडेट वाज स्टोलन, नंबर एक। दूसरा, पंजाब जो है वो इतना आसान नहीं है उसको गवर्न करना। पंजाब को गवर्न करने के लिए खास स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। आप एक कूल काम तरीके से आप पंजाबियों को लेके चल सकते हैं। आप उनके साथ बहुत ज्यादा सख्ती करेंगे या बहुत ज्यादा आप जो हार्श अप्रोच है जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है नून लीग की तरफ से, तो तुसी अपना नुकसान करोगे और वो चला थोड़े वास्ते चलाना मुश्किल हो जाएगा। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। मैं आज आपको बता देता हूँ, आप मेरी बात लिख लीजिएगा। 2-4 महीने बाद 5 महीने बाद फिर कभी बवांगे तो फिर गल होगी। आते साथ ही एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एजेंडा शुरू हो जाएगा और उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के एजेंडे के अंदर जो डेवलपमेंट का, पब्लिक रिलीफ का, लोगों तो महंगाई कम करने का, लोगों की जॉब्स प्रोटेक्ट करने का और डेवलपमेंट का, ये एजेंडा बिल्कुल बैकशीट पे चला जाएगा। वो कैसे बैकशीट पे चला जाएगा? क्योंकि पैसे ना देखो होने कोई नहीं, डिलीवर कर नहीं सकणगे तो आखिरकार यही होएगा जी उन्होंने फाड़ लो, अंदर दे देते हो, अंदर दे दो, तो ये तमाशा लग जाएगा और उस दिन ना रिटेलिएशन होगी बहुत ज्यादा। और रिटेलिएशन जो होगी उससे अगले इलेक्शन का रास्ता हमवार होगा या
तो फिर ये लोग मरकज और सूबाई हुकूमत या तो ये नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे और इमरान खान आ जाएगा, और अगर ये उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो मार्शल लॉ आ जाएगा। सो इन एनी केस ये लोग जो है इनको पंजाबी लेजिटिमेट रूलर के तौर पे अब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब ये बैठ रहे हैं तो ये डांग छोटे के साथ जबरदस्ती के साथ बैठ रहे हैं। सर, प्यार मोहब्बत से मामला तय नहीं हो सकते? बातचीत के जरिए को मामला आगे चलना शुरू हो जाए या फाहमो तफहीम हो जाए आपस में? सर, बातचीत के लिए कॉमन ग्राउंड होना चाहिए, और कॉमन ग्राउंड क्या है कि जी आप पहले इलेक्शन के असल नतायज मान लें कि तुसी साडे इलेक्शन के नतायज ही तुसी मतलब है कि गड़बड़ कर छड़े जे, तो केड़े ग्राउंड पे भी दसो कॉमन एजेंडा क्या होगा बैठने का? कॉमन एजेंडा ये होगा कि ठीक है जनाब, हमारी सीटें आपने चोरी कर ली हैं, अब हम अपोजिशन में चलेंगे, आप हुकूमत में आ गए हैं, तो अब हम आपके साथ बैठ के प्यार मोहब्बत कर लें। ये व्हाट इज दिस? इस तरह नहीं होता। आप किसी के मैंडेट पे डाका डालने के बाद आप तवक्को रखें कि वो आपसे बैठ के बातचीत करेंगे। किस बात की बातचीत? अगर बातचीत करनी है तो पहले साडा वोट वापस करो, पहले साड़ियां सीटां वापस करो, तो बह किसी गल करने को तैयार हाँ। वो तो खान ने कहा अंदर से कि भाई हमने किसी के साथ ना हमारी कोई लड़ाई है, ना हमने किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती करनी है, ना किसी के साथ सख्ती करनी है। हमारा मैंडेट वापस मिले, हमारी हुकूमतें सारे पाकिस्तान में बनती हैं, और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जिन मसाइल में इन लोगों ने 16 महीने में पाकिस्तान को डाल दिया है उससे हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे, और इसी नारे के ऊपर जो है वो चीजें यहाँ तक आगे आगे मूव करेंगी। नहीं मैदर साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से बड़ा इबहम है, मिलनी है मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को, यह बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। मेरे तो पूछ रहे हो? नहीं, मैं नहीं मैदर साहब की तरफ। आप बहुत शुक्रिया बाशबीर भाई, बिल्कुल जी। मखसूस नशिस्तों के हवाले से हमने इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो दरख्वास्त जमा करवा दी है, और वो हमारा हक है, वो मिलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो तादाद है वो 86 के करीब है जिन MNAs ने अपनी शमूलियत जो है वो एफिडेविट के ज़रिए जो है वो कर ली है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, जो जमात है सुन्नी इत्तेहाद ना, तो उनसे तो उसमें तो कोई मबू ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दे। अब अगर कोई बहाना बनाता है या जो बात कर रहे हैं जनाब के पत्नी इलेक्शन कमीशन फैसला ये सुनाएगा या लेट हो गई है या लेट हो जाएगी या कुछ इस तरह की कोई जो बातें करें वो बिल्कुल गलत हैं। 2018 की अगर बात करें या उससे पहले भी हमेशा यही हुआ है, और यही कानून कहता है, यही प्रैक्टिस है कि जब कोई जमात जो है अपनी फहरिस्त देती है तो उसे एडमिट किया जाता है। अब क्योंकि बल्ले का निशान इन्होंने लिया, उससे पहले अगर देखें तो खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया, पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे हक में फ़ैसला दिया, उस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन तो अपना कंडक्ट हमेशा दिखाता रहा है, जैसे अभी भी दिखा रहा है कि फॉर्म 45 हमारे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन कानूनी तौर पर जो हमारा हक है वो है कि हमें रिज़र्व जो सीटें हैं वो दी जाएं। अब उसके लिए हम बिल्कुल हमने रजू किया और हम उस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं और हमें वो बहाल की जाएं। और दूसरे नंबर पर जो हमारा सबसे बड़ा अहम मुतालबा है, जो पहले जो वकास साहब ने भी बात की है, वो ये है कि जो 180 जो सीटें हमारी वो हमारी पूरी की जाएँ। वो क्यों हमारी कम की जा रही हैं? क्योंकि हम तो वाज़ेह तौर पर जीते हैं और ये अवाम ने जितवाया हुआ है। उसमें किसी के बंदूक की नोक के ऊपर जो है उन्होंने वोट नहीं दिया, बल्कि वो अवाम के अंदर गुस्सा इतना था कि जो जुल्म जबर किया गया, जो इस वक्त फ़िज़ा मुल्क में है, जो इस वक्त लाकानूनीत है, जो इस वक्त मायशी पोजीशन तबाह हुई है, जो इस वक्त हम दर बदर फिर रहे हैं, जो महंगाई जिस सूरत हाल, तो उसका गुस्सा उन्हें पता था कि एक ही उम्मीद है, एक ही शख्स है जो इस मुल्क को बचा सकता है, उन्होंने उसको वोट दिया। तो अब उसके वोट को क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? पहले तो ये कहते थे कि उम्मीदवार नहीं होंगे PTI के पास, ये भी कहते थे कि जनाब सर्वे करवाया है तो नवाज शरीफ जो है वो कौम की आखिरी उम्मीद हैं, और वो अब देख लिया आपने, कौम की आखिरी उम्मीद के अपने हल्के से भी वो हार गए और 30-30, 40-40 हज़ार से, 50-50 हज़ार से, लाख की लीड है। इनके ज़हन में ये था कि 5-7 हज़ार से जीतेंगे, क्योंकि इनको बड़ा वाज़ेह था कि लोगों के ऊपर जुल्म किया गया है, लोगों को जेलों में डाला गया है, उम्मीदवारों को उठाया गया है, तजवीज़ कुनिंदों को उठाया गया है। इनको पता था कि अब पहली जो लीडरशिप थी उसको वैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, अब जो सेकंड टियर लीडरशिप है, अंडर 19 टीम है, उससे भी नीचे वाली जो टीम है, अब उसको ये उतारें तो ये कैसे जीतेंगे? ये तो इमरान खान गलत बात करता है कि खंबे को टिकट दूंगा और वो जीत जाएगा, वो प्रैक्टिकली आपने देखा, और कई जगहों के ऊपर आपने देखा कि वो PMLN के मान लिया उन्होंने। अच्छा, जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो असेंबली तक पहुंच सकेंगे तहरीक इंसाफ के? देखें, असेंबली तक पहुंच सकते हैं अगर रास्ते में किडनैप ना किया गया, जैसे उठा लिया जाता है, उन्हें पहुंचना चाहिए। क्यों? MNAs को जो है उनका राइट है और वो MNA बने हैं, और जो इसके अलावा फॉर्म 45 में भी जीते हैं
उनको भी ये लेट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम था, जब फॉर्म सामने आ जाता है तो फिर उसमें क्या एविडेंस की ज़रूरत है? आप फॉर्म मैच कर लें, आप बाकी जमातों से मंगवा लें। जब आपने किसी शख्स को एल करना हो तो आप इलेक्शन एक्ट के अंदर भी तरमीम कर देते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस लग जाता है कि उस शख्स को वज़ीर आज़म बनाना है तो लिहाजा जो है नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल ही है और 5 साल रहनी चाहिए। तो ये बात जो है ये तो बड़ी खुली किताब की तरह है, हर बंदा सबूत लेकर फिर रहा है। उन्होंने नेशनल मीडिया को हमने दिए हैं, इंटरनेशनल मीडिया को दिए हैं। उसके बावजूद अगर आप आंखों के ऊपर पर्दा लेकर आ जाएं और ये कहें कि मुल्क के अंदर एक रेप हो रहा है, फॉर एग्जांपल रेप हो रहा है किसी के सामने, और इलेक्शन कमीशन कहे कि जी नहीं मैं तो नहीं, ये तो अपनी मर्जी से हो रहा है सारा, तो उसके ऊपर आप क्या कह सकते हैं? जब आंखें ही बंद कर लें, जब आपके सामने सारा जुल्म जबर हो रहा हो, तो फिर उसके ऊपर आपके क्या आपके पास रेमेडी बचती है? बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से नहीं मैदर साहब बताएं, आज आप मिल कर आए हैं, क्या सूरत हाल है? उन्होंने एक पिटीशन भी दी है कि वो अडियाला जेल जाना चाहती हैं, तो उसके ऊपर भी ज़रा अपडेट करिएगा थोड़ा सा। बिल्कुल जी, आज बीबी साहब से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कोई आई थिंक सो आधा घंटा 45 मिनट या उससे टाइम, घड़ी तो हमारे पास थी नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है मुलाकात का टाइम ड्यूरेशन हो। मुलाकात के अंदर उन्होंने बताया बड़ा वाज़ह तौर पर कि जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया है, मेरा रोज़ा था और मैं शाम को जो मुझे खाना दिया गया है, रोज़ा था जी रोज़ा था, मैं जो खाना दिया गया उसके अंदर कोई ऐसी दवाई डाली गई थी या कोई ऐसी चीज़ डाली गई थी, मुझे खाने में मिर्चें फील हो रही थी। मैंने कहा शायद मिर्चें वैसे ज़्यादा हैं, तो मुझे आके ऑफिसर पूछता है कि जब खाना खाया कि आपने खाना खाया ठीक था? मैंने कहा जी ठीक है। दोबारा उसने कहा कि बताएं जी कि खाना जो है वो कैसा था? तो उन्होंने कहा जी अल्लाह ऐसा खाना हर एक को नसीब करे। उन्होंने कहा जी मिर्चें ज़्यादा थी ना? तो उन्होंने कहा जी जब आपको पता है तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मिर्चें फील हो रहा था कि ज़्यादा है। जो ही नमाज पर वो गई हैं तो फ़ौरन ही उनकी आंखों में और नाक में पानी जो है वो शुरू हो गया, और उन्होंने बताया कि मेरे होंठ जो है खुश्क हो गए। इन्होंने बाद में जो है वो सुबह मैं उठी हूँ तो मेरा गला जो है स्वेल था, नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि रोटी गई नहीं है। शाम को जाकर चावल जो हैं वो उबले हुए खाएं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि जब भी मैं वो खाना खाती हूँ तो मेरे होंठ जो हैं वो खुश सफ़ेद हो जाते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो टीम मंगवाई जिन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया, उनकी मशीनें ही ख़राब थी। उनके मुताबिक जो है ब्लड प्रेशर हाई आ रहा था, और जब मैंने कहा कि मेरा तो बिल्कुल ठीक है खान साहब को और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर का तो इशू ही नहीं है, उन्होंने फिर एक और बंदे को लगाया, उसका भी उन्होंने हाई बताया, फिर एक और को लगाया। उन्होंने कहा 2-3 को लगाया, पता चला कि मशीन ही ख़राब है। मैंने कहा मशीन ख़राब है, आप उसके मुताबिक चलो। उन्होंने कहा जी हमने मशीन को नहीं देखना, हमने अपने मुताबिक रिजल्ट बनाना है। उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर हाई है। उसके बाद उन्होंने मेडिसिन, उसके बाद दोबारा जो टीम गई है, इन्होंने कहा जी कि हमने टीम भिजवाई। उन्होंने कहा कि वो यंग लड़के उन आए हैं तो मैंने उनसे क्या चेकअप करवाना था, मुझे पता था कि अपनी मर्जी के मुताबिक जब इन्होंने रिजल्ट बनाना है। ओवरऑल उन्होंने कहा कि अभी भी मेरे पेट के अंदर जो है मुझे तकलीफ़ है और मुझे खाना उसी तरह से स्लो फूड पॉइजनिंग, ये सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर करने के लिए, मतलब उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल जी ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है, और ये कहें जी कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो बीमार थी या वो खान साहब को अल्लाह ना करे कुछ, तो वो कहें कि ये बीमारी की वजह से ये हो गया और हादसा हो गया और फौत हो गए। तो हमने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं, हमने पटिशन दायर की और आज भी हमने मुतालबा किया, अभी भी आपके चैनल के ज़रिए कह रहे हैं कि फ़ौरन डॉक्टर्स की जो टीम है, डॉक्टर फैसल साहब हैं, ये जो पिम से हमने उनसे रिक्वेस्ट कर रखी है हाई कोर्ट में, वो फ़ौरन भेजें। देखें सेहत का जो मामला है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे बुनियादी जो हक़ है इंसान का। अगर एक बंदे की जान के ऊपर ख़तरा है, आप इस बात में रहें कि इस पटिशन के अंदर ये इतराज़ आ गया है, इस दरख्वास्त के साथ ये लफ नहीं है, वहाँ पर तो आपने बायोमेट्रिक के लिए इस्लामाबाद का अमला जो है वो एयरपोर्ट पर भेज दिया, और यहाँ आप बंदे की तबीयत ख़राब है तो आपको कोई नज़र नहीं आ रहा। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी। रावलपिंडी से कामयाब हुए हैं, सियासी घराने से इनका ताल्लुक़ है, इनके वालिद भी काफ़ी अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कनेक्टेड हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं रावलपिंडी से। थैंक यू वेरी मच दानियाल साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो आपकी कामयाबी, लेकिन आपकी कामयाबी के साथ धांधली का शोर बहुत है। ये कहा जा रहा है कि आप ये सीट हारे हुए थे। ये मेरा दूसरा इलेक्शन है और पिछले इलेक्शन में मैंने रावलपिंडी की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा वोट ली थी, और तब भी जब हमने वो इलेक्शन लड़े तो उसके बाद यही बातें और यही चीज़ें तब भी इसी तरह हवा में थी और ये बातें कर रहे थे। और ये वही लोग थे जो आज तक 35 पंचर की बात करते हैं। ये वही लोग हैं कि जो 35 पंचर के ऊपर 4 साल सियासत करने के बाद उन्होंने कहा कि मफरूज़े की सियासत थी। ये वही लोग हैं कि जिन्होंने साइफर का कागज़ लहराया और फिर उसके बाद कहा कि साइफर भी एक मफरूज़ा था। तो इनकी जमात और इनके लोगों का ये एक वतीरा है।
ये बातें करने का तरीका है, ये इस तरह बेबुनियाद बातें ये करते रहेंगे, करेंगे, और इंशाल्लाह ये अगले 5 साल क्या अगले 20 साल भी इनकी सिर्फ यही बातें होंगी, क्योंकि हमारी वाहिद जमात है जिसने आज अगर पाकिस्तान में डिलीवरेंस की बात हो तो हमने अपनी कारकर्दगी के ऊपर वोट लिया है। हम वो वाहिद जमात है जो अपना काम दिखाकर उसने वोट लिया है। लोगों की पंजाब में एतमाद है हमारे ऊपर, और पंजाब की तामीर और तरक्की और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अगर किसी जमात का नुमाया रोल है, अगर किसी जमात का काम है, अगर किसी जमात ने उसको रेतली रोडों से लेकर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उठाया, तो उसका नाम मुस्लिम लीग नून है। और इंशाल्लाह हम अपनी प्राइम मिनिस्टर को चौथी दफ़ा इलेक्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और अगले कुछ दिनों में, अगले 2 दिनों में ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम ओथ भी हो जाएगा और ये चीज़ें भी आगे चलेंगी, और इनकी बातें मफरूज़े से आगे ना बढ़ेंगी और ना बढ़ सकती हैं, क्योंकि इनकी जो सियासत है वो तकसीम के ऊपर, वो नफरत के ऊपर, वो जलाओ गिराव के ऊपर, वो मुल्क को बंद करने के ऊपर सियासत है, और हमारा अमली तौर पर मुल्क को आगे लेके जाने की सियासत है, और इंशाल्लाह हम उसी पर बात करेंगे। दानियाल साहब, तमाम सियासी जमातें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद कर रही हैं। तमाम ज़्यादातर सियासी जमातें जो हैं वो इस इलेक्शन को धांधली ज़दा इलेक्शन करार दे रही हैं। आपके अपने पुराने इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान भी बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि ये इलेक्शन मुल्की तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन है। देखें जी, ये बातें थोड़ी सी अब पुरानी हो गई हैं, चीज़ें थोड़ी सी आगे इसलिए निकल गई हैं कि बिल्कुल हर जमात के बंदे को अपना राइट है। मैं एज ए लीगल प्रैक्टिशनर मैं बिलीव करता हूं कि वो उनको अपना राइट्स एक्सरसाइज करने चाहिए, लेकिन ये फोरम्स नहीं है उन राइट्स को एक्सरसाइज करने का। ये फोरम्स नहीं है कि वो जलाओ घेराव का, ये फोरम्स नहीं है कि आप रोडें बंद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। उसका फोरम है ट्राइब्यूनल्स, उसका फोरम है जो हमने किया, जो हमने पिछले इलेक्शन में हमारे ग्रीवियंसेस थे तो हमने उस फोरम को इस्तेमाल किया, और आगे हमें इनसे भी यही उम्मीद होगी कि उसी फोरम को इस्तेमाल करें और वो हाल ना करें जो उन्होंने सीपैक के खिलाफ किया 35 पंचर के वक्त। और आपने एक चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट कैंसिल कराया, आपने इरानियन प्रेसिडेंट का विजिट कैंसिल कराया, आपने पाकिस्तान को पीछे धकेला, और फिर उसके 3, 3.5, 4 साल बाद आपने बोला कि वो 35 पंचर सिर्फ मफरूजे की हैसियत रखते थे। इनके अपने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने बोला, और इनकी जमात के और लोगों ने, ये दीगर लोगों ने बात की। तो मुझे लगता है कि अब मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए, तमाम जमातों को साथ लेकर हुकूमत, अभी जो साजी का जो मरला अब शुरू हो गया है कि पाकिस्तान अपनी सियासी सोच और ज़ातियात की मफाद से आगे निकल कर इस मुल्क का सोचें और मुल्क को आगे लेकर चलें। ये मुल्क आगे है तो सियासत भी है, सब चीज़ें हैं। और आज जिस तरह आज आपने बात की है, कल की अगर आप इनकी स्टेटमेंट सुने तो ये कागज़ लहरा रहे हैं पिछले 2 दिनों से अब कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। ये वही लोग हैं जो पहले चाहते थे इलेक्शन ना हो, फिर उसके बाद कहते थे ये 6 महीने हुकूमत नहीं चलेगी, और अब इन्होंने नया एक ढिंढोरा पीटने शुरू कर दिया है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा। इंशाल्लाह ये मुल्क चलेगा भी, ये मुल्क आगे भी बढ़ेगा, और 2017 की तरह जिस तरह हमने इसको एशियन टाइगर बनाया था, जहां छोड़ के गए थे, वहां ही इसकी तामीर और तरक्की का सफर हम वहां से फिर शुरू करेंगे। दानियाल साहब, फॉर्म 45 का बड़ा चर्चा है। ये जितने उम्मीदवार इस वक्त हारे हुए हैं इलेक्शन कमीशन से जिन्होंने रिजू किया, वो अपने साथ फॉर्म 45 लेकर फिर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी कैंडिडेट से जब हम फॉर्म 45 की बात करते हैं तो उनके पास फॉर्म 45 मौजूद नहीं है। तो फॉर्म 45 पर अगर किसी मेंबर की जीत वाज़े है तो आप एज अ लॉयर क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे इंसाफ इन लोगों को मिलेगा, या ये फॉर्म 45 जो ये बता रहे हैं इससे कुछ भी नहीं होगा आइंदा दिनों में? देखें जी, फॉर्म 45 मैं तो पहले दिन से, आप तो क्योंकि बहुत पुराना टॉपिक हो गया हमारे लिए, लेकिन मैं पहले दिन से अपने पूरे फॉर्म 45 लेके फिर रहा था, और मेरे पास पिछले इलेक्शंस के भी फॉर्म 45 थे। और हमने तो जहां तक ये बात है कि फॉर्म 45 की, अगर देखें 2 किस्म के फॉर्म 45 थे। एक तो असल अगर फॉर्म 45 हैं तो बिल्कुल इनको लाना चाहिए, उस फोरम पे दें। लेकिन एक और चीज़ थी, जिस तरह 35 पंचर, इन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट आने शुरू हुआ 7, 8, 9 बजे रात के, इनके पास 6 बजे से लेकर इन्होंने कोई फॉर्म 45 उठाए हुए थे और पूरे किए हुए थे और धांधली का नारा लगा रहे थे। ये उसी तरह नारा लगा रहे थे जिस तरह इन्होंने पहले भी 35 पंचर का किया, लोगों को गुमराह किया, झूठ बोला, झूठे फॉर्म्स, उसी तरह जिस तरह इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के बैलेट पेपर्स मीडिया पे उठा के उछालने शुरू कर दिए और कह रहे थे कि लाहौर में ये बैलेट पेपर्स बन रहे हैं, और उन बैलेट पेपर्स की शक्ल ये लगती। ये तमाम लोग जो हैं, देखें इसके पीछे एक खाली छोटी सियासत नहीं है, इसके पीछे इसको कहते हैं ऑपरेशन गोल्डस्मिथ।
और ऑपरेशन गोल क्या है कि आपने दुनिया को, लोगों को, पाकिस्तानियों को गुमराह करना है नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू। वो फॉरेन इन्फ्लुएंस हो, वो कांग्रेसमैन की स्टेटमेंट्स हो, जो उनके अपने लोगों की स्टेटमेंट्स हो, उससे पाकिस्तान के पूरे प्रोसेस को डीरेल करना, पाकिस्तान के पूरे प्रोसेस को वीकन करना, पाकिस्तानी जमहूरी सिस्टम को वीकन करना, और इनका अवलीन जो तरजीह है, जो उनकी फेवरेट चीज है, वो है पार्लियामेंट को कमजोर करना। क्योंकि पार्लियामेंट को कमजोर करेंगे तो ये अपनी चीजें मनवा सकेंगे। ये जो जलाओ घेराव की सियासत है, हम बार बार ये मैंने कहा कि हम हमेशा कहता हूं कि हम 28 मई वाले हैं, ये 9 मई वाले हैं। हमने मुल्क को एटॉमिक पावर बना के बचाया और उन्होंने 9 मई को मुल्क को आग लगाकर अपने दुश्मनों के हवाले किया। तो ये इनकी सोच और हमारी सोच में बड़ा फर्क है, और हम हमेशा कहते हैं कि अपनी सोच को मुस्बत लेकर चलेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना नफरत, तकसीम और गाली गलौज की सियासत किसी मुल्क और किसी माशरे को कहीं भी नहीं पहुंचा सकता। सब इस बात का इकरार कर रहे हैं दानियाल साहब के रिएक्शनरी वोट पड़ा है इस बार तहरीक इंसाफ को, आप लोगों को कम वोट पड़ा, आप लोगों को कम सीटें मिली। ये रिएक्शन था पीडीएम हुकूमत का जब रिजीम चेंज हुआ। आप समझते हैं कि बात दुरुस्त है कि अभी भी तहरीक इंसाफ इस मुल्क की लार्जेस्ट पार्टी है, जैसा कि सेनेटर्स सेनेट के फ्लोर के ऊपर इस बात का इजहार कर रहे हैं? नहीं जी, मैं एग्री नहीं करूंगा कि हमें कम वोट पड़ा। हमें 2018 में 1 करोड़ 24 लाख वोट पड़ा, और 2024 में हमें 1 करोड़ 32 लाख वोट पड़ा। हमारा वोट बैंक बड़ा है। इसी तरह अगर तहरीक इंसाफ का वोट बैंक देखा जाए तो उनका वोट बैंक कम हुआ है, और अगर हमारे से कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए, और जो हमारा जो सीट्स हैं, देखें, अगर आप ये कभी ये कहते हैं हमारे खिलाफ रिगिंग सिंध में हुई है, कभी ये कहते हैं जो ये सीट जीत गए उसमें रिगिंग नहीं हुई, जो ये सीट हार गए उसमें रिगिंग हुई, तो ये इनकी जो मनपसंद इनकी चीज़ें हैं तो वो उनको एक्सेप्ट करते हैं, जो इनकी मनपसंद नहीं है तो वो प्रोपेगेंडा है, और ये प्रोपेगेंडे के ऊपर ही ब्रीड करते हैं कि जो सीटें जीत गए वो ठीक है, जो कोई और जीता तो वो धांधली थी। वो कराची में हो तो कराची वालों ने की, वो पेशावर में हो तो मौलाना ने की, वो कहीं और हो तो किसी और जमात ने की। तो इनके पास सवाए मफरूजे और झूठी बातों के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन सर, बल्ले का निशान छीन लिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड इनको नहीं मिली, जलसे नहीं करने दिए गए, मीटिंग्स नहीं कर देगी। जिस दिन ये ऐलान करते थे उस दिन 144 लग जाता था। तो आप समझते हैं कि फिर भी जो इनकी परफॉर्मेंस रही वो ठीक रही? अभी भी आप देखें कि पार्लियामेंट के अंदर अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट पार्टी है, अगर आपका इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ नहीं होता तो। देखिए बात साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो आपने इनके सिंबल की बात की, कि काजी फायज ईसा साहब ने जब उनको ओपन हियरिंग की तो दुनिया में या पाकिस्तान में हर बंदे ने, सुनने वाले ने, उसको ये समझ आई कि ये वो पहलवान है जो पहले भी अपने वजन से गिरे और अब भी अपने वजन से गिरे हैं। अगर ये अपनी नाअहलियाँ, कोताहियाँ, अपनी नलायकियाँ, अपनी वही जो उन्होंने पहले पाकिस्तान से झूठ बोला, वो हरकतें ना करते तो शायद इनका इलेक्शन सिंबल भी ना जाता। ये इतनी नलायक जमात है। देखिए, मुल्क को तो छोड़ दें, जो अपनी जमात का सिंबल ना बचा सकी उनकी नलायकी की वजह से, जो 8 साल में BRT ना बना सकी जो 1 साल में बनाना था, जिसने 3 अरब 6 अरब में बनाना था और 100 अरब क्रॉस कर गई, ये शो करती है कंसिस्टेंसी ऑफ नलायकी। ये शो करती है कि ये हैबिचुअल नलायक लोग हैं, ये कंसिस्टेंटली नलायक लोग हैं, ये कंसिस्टेंटली नाअहल लोग हैं। मुझे बुरा लगता है ये बातें करते हुए, लेकिन ये हकीकत है। और इनका जो रिजल्ट है हर दफा जब आता है, और जब भी अपनी नलायकी से, ये अपने वजन से खुद गिरते हैं, तो इसको इल्ज़ाम ये औरों के ऊपर लगाते हैं। वो अकबर एस बाबर के साथ केस हो, इनका फॉरेन फंडिंग का केस हो, इनकी घड़ियों का केस हो, इनकी कोई और चीज़ का हो, इनकी हर चीज़ में इनकॉम्पिटेंस, करप्शन और झूठ मिलता है आपको। और जिस तरह मैंने कहा कि ये जो ऑपरेशन गोल्डस्मिथ है, ये ब्रीड ही कंट्रोवर्सी के ऊपर करता है। जो इनके स्पॉन्सर्स और सपोर्टर्स हैं वो ब्रीड ही आज झूठ के ऊपर करते हैं। और अगर ना करते हो तो आपको गजा के बच्चों को की आवाज़ उठाने वाले आज भी आपको नजर आता है कि वो अभी भी कह रहे हैं कि उन बच्चों के साथ ज्यादती नहीं हो रही, गजा में ज्यादती नहीं हो रही, हम किसी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो वो लोग जो हैं, उनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो है ही झूठ के ऊपर। और ये आगे वही सर पाकिस्तान के अंदर देखें, आवाम ने इनको वोट तो दिया है, KPK में तीसरी बार ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं सिंपल मेजॉरिटी के साथ। पंजाब के अंदर भी इनको बहुत सारी सीटें मिली हैं, सिंध के अंदर भी मिली हैं, यानी अवाम का एतमाद तो है ना अभी भी इनके ऊपर? अवाम का एतमाद नहीं है, वो नफरत का बीज है, वो झूठ के ऊपर सियासत है, वो प्रोपेगेंडा है। वोट किस तरह सर इतना मिल गया? और
वही चीज जो है वो क्यूमुलेट होकर निकली है वोट में, और जहां इनको वोट मिला है इनका मैंडेट हम एक्सेप्ट करते हैं। और हमने तो इनकी तरह कोई रोना धोना नहीं मचाया कि पेशावर में किस तरह और जमातों को हराया गया या कोई हारी गई या क्या हुआ। हम तो कहते हैं कि जो आगे लेकर चलें, मुल्क को आगे लेकर चलें, पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। एक आम आदमी जो है वो एक सवाल पूछता है, वो नहीं पूछता कि दानियाल के फॉर्म 45 किधर हैं या अली के फॉर्म 45 किधर हैं। वो कहता है कि रोटी, जिस फॉर्म 45 पे रोटी हमें आपने देनी है वो रोटी सस्ती कब हो, जिस फॉर्म 45 से आपने हमें सस्ती गैस देनी थी वो कब शुरू होगा, जिसमें आपने हमें IMF का बहरान और पाकिस्तान में जो नाउमीदी, महंगाई, मायूसी फैली हुई है वो कब ख़त्म होगी। आम बंदे का सवाल ये है, और इन सवालों के ऊपर अगर हम एड्रेस करें और हम अगर कंस्ट्रक्टिव बात करें कि हम आगे इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, एक एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, हम उन ड्रॉप आउट बच्चों का क्या करेंगे, जिनको जो 1 लाख बच्चा जिसको हमने स्कूल्स में वापस डालना है, हम उन लोगों का क्या करेंगे जो बेरोजगार हैं, नौकरियों के तलबगार हैं, जिन्होंने 10 करोड़ नौकरियों का वादा जिनके साथ किया गया था, 1 करोड़ घरों का वादा किया गया था, उन लोगों की उम्मीद कैसे बनेंगे। तो मुझे लगता है कि अब मुल्क को, तमाम जमातों को इन तमाम चीज़ों के ऊपर अब बात करने का वक्त है। अपने एजेंडाज डालकर, अपनी कमेटीज लेकर, अपने काम के ऊपर सर फेंक कर काम करें, और इंशाल्लाह मुल्क बेहतर होगा तो 5 साल बाद, 4 साल बाद हम फिर सियासत करेंगे। सर, आपकी अपनी जमात ये कहती थी और चाहती थी कि मियां नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म बने। बाकायदा इलेक्शन से पहले पूरी एक अखबारों में कंपेन हुई वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब कैसे माइनस हो गए सर? कोई सिग्नल जो पीछे से था, अप्रूवल नहीं मिली, या शहबाज शरीफ साहब आगे निकल आए, दोबारा से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हो गए? अब क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ ज़्यादा बेहतर थे या मियां शहबाज शरीफ जो पीछे भी 16 माह की हुकूमत की है दोबारा से वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? देखिए, मियां नवाज शरीफ ना कभी माइनस हो सकते हैं ना हुए हैं। मियां नवाज शरीफ का रोल जो है वो अपने भाई के साथ और अपनी बेटी के साथ उसी तरह होगा जिस तरह उनका पहले रोल रहा है। और इंशाल्लाह जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 16 माह की कारकर्दगी थी, वो लगाई हुई आग जो इमरान खान लगा के गए आया था, जो माइंस बचा के गए थे, उसको डी माइन और वो आग बंद की थी। इंशाल्लाह अगले 5 साल का जो सफ़र होगा उसका तामीर और तरक्की का सफ़र होगा, मुल्क को दोबारा बनाने का सफ़र होगा, पाकिस्तान को वापस रीबिल्डिंग पाकिस्तान का ख्वाब और सफ़र होगा। और इंशाल्लाह उसमें मियां नवाज शरीफ साहब और पूरी जमात अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ शाना बशाना पीछे खड़े होके उनको सपोर्ट करेगी। सर, लास्ट क्वेश्चन है, पीपल्स पार्टी के साथ आपका इत्तेहाद कैसा रहेगा? माजी के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इतने कोई अच्छे नज़र नहीं आए हमें अभी तक। देखें अब्बास साहब, अगर हम पहले बात करें कि पीपल्स पार्टी का नज़रिया और हमारा नज़रिया, हम दोनों के नज़रियात में बड़ा फ़र्क है। लेकिन हमने पहले भी मुल्की मफाद के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए उनसे कहा कि हमारे साथ चलें, और आज भी हम उनके साथ इसलिए चल रहे हैं और वो हमारे साथ इसलिए कि हमने मुल्क की मफाद में इस मुल्क से मायूसी ख़त्म करनी है, महंगाई ख़त्म करनी है, पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकालना है। और उस हालात से निकालने के लिए हम तमाम जमातों को, जो बड़ी जमातें हैं, उनको साथ बैठने की ज़रूरत है। और इसी मंशूर को, इसी पॉइंट को, 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर हम लेके बैठे हैं। और वो एजेंडा ये है कि मुल्क को बचाएं, मुल्क को तामीर करें, मुल्क की इकट्ठे मिलकर उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए ज़रा या उनको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और उनको नौकरियां दें, उनके लिए रास्ते आसान करें। और इंशाल्लाह हम दोनों जमातें साथ बैठकर इस पर मेहनत करेंगे, और तमाम और जमातें जो हमारे साथ इसमें अपना रोल प्ले करना चाहेंगी, हम उनको साथ लेके चलेंगे। और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को भी बातचीत की दावत दी जाएगी सर? देखिए, हम 9 मई वालों के साथ तो नहीं बैठेंगे, उसके अलावा जो भी आएगा इंशाल्लाह उनके साथ। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमारे प्रोग्राम को आपने ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।